आज मजदूर दिवस है और अभी बात करूंगा भागलपुर में जो सुल्तानगंज में 1710 करोड़ का गंगा जी के ऊपर ब्रिज बन रहा था, उसको लेकर मैं बात करूंगा और भी बिहार की सियासी गर्मियों को लेकर तमाम बातें अभी मैं करूंगा प्रोफेसर विनीत से, जो लोजपा रामविलास में प्रवक्ता हैं। और औपचारिकता के लिए बता देता हूं, मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। अब मैं बिहार की सियासी गर्मियों पर बात करने से पहले मैं पूछूंगा कि जो भागलपुर में जो पुल गिरा है उसको लेकर खूब मामला चल रहा है। उसको लेकर 40 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। अभी वह पुल बना भी नहीं और टूट गया। इसको लेकर कई जगह चर्चाएं भी हुई है, मगर हम लोगों का प्रयास है कि अभी जब उद्घाटन हुआ भी नहीं और वह गिर गया, यानी कि अब क्या करेंगे अब इस पर नीतीश कुमार, या आप लोग विपक्ष के नाते क्या कुछ कहिएगा? रविकांत जी, ये सवाल का उत्तर देने से पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप जो समसामयिक मुद्दा है आप उठाते हैं और आपके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है। ये पुल का गिरना, ये बिहार जिसके लिए 16-17 साल से नीतीश कुमार जी के राज्य में मशहूर है, घोटाले का एक और ज्वलंत उदाहरण है। जहाँ पे पुल बनना चालू होता है और 40 करोड़ के लागत से जो भी ढांचा है वो ढह जाता है। और मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि हनुमान जी ने उसको ढा दिया। वो तो हम कटाक्ष कर जी नहीं, ये तंज बहुत अच्छा था, क्योंकि जब संलिप्तता पूरे सरकार की हो, सरकार के नुमाइंदों की हो, मंत्रियों की हो, अफसरशाही की हो, तो उसमें क्या ढांचा और क्या प्रदेश और क्या सरकार, सब कोई ऐसे ही अस्त व्यस्त है। अब बताइए, जो बिहार में जहाँ पे कभी विकास का कार्य पहले तो सुनने को नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है, उस पर इक्का दुक्का काम चालू होता है। कुछ दिन काम चालू होने के बाद वो ढांचा ढरमरा के गिर जाता है। मैं तो ये सोच कर डर जाता हूँ कि मान लीजिए कि उस ढांचे में अगर मजदूर काम करते होते, 1 घंटा पहले वहां पर जी, तो मजदूर कितना हताहत होते। तो बिहार से कंप्लेन किससे करें, जब बिहार सरकार और उनके नुमाइंदे जब संलिप्त हैं इस करप्शन में, इस घोटाले में, जिसके कारण बिहार हमेशा सुर्खियों में रहता है, किसको कंप्लेन कीजिएगा? ये 40 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का हार्ड पेइंग मनी है, जो कि नीतीश क्या यह मुद्दा चिराग पासवान लोकसभा में यह उठाएंगे कि बिहार में ऐसा ऐसा हो रहा है और कोई जांच एजेंसियां या तमाम चीज़ें कुछ भी होती है तो बिहार सरकार उतना सक्रियता नहीं दिखाती है? रविकांत जी, चिराग पासवान जी ने ये मुद्दा, आज मजदूर दिवस है, आज उनकी 2 सभाएं थी, वहाँ पे ये मुद्दा उठा दिया है। अपने उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया है और आप देखिए कि आने वाले समय में वो इस बात का लोकसभा में ये चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो करेंगे, हम तो विपक्ष में हैं। सरकार जो है 2 दिन बीत गए अब तक निष्क्रिय बैठी हुई है। तो ये क्या परिचायक है, ये क्या चीज़ दर्शाता है कि सरकार बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गई है हम बिहारियों के, कि ना बिहार को रहने देंगे ना बिहारियों को रहने देंगे। अरे बिहार में विकास, आप तो कह के आए थे कि बॉस बिहार में बहार बा और विकास के बयार बा और सत्ता में नीतीश कुमार बा, वो क्या हुआ? एक नाम आ रहा है बड़े अधिकारी का कि ये चीज़ें, कई लोग जैसे कि मुख्यमंत्री का तो मुख्य सचिव होते हैं, वो लोग तो हैं ही, और भी IAS अधिकारी रहते हैं इसके, फिर सड़क मंत्रालय के जो भी लोग हैं, और प्रत्यय अमृत प्रत्यय, वो पुल का ये कंस्ट्रक्शन का ये जो होता है वहाँ पर, उसके भी वो काम देखते हैं, हेड बनाए गए, और भी अलग अलग विभागों का भी देखते हैं। तो क्या और भी जो अधिकारी हैं, ये तो 1-2 नाम जो याद रहते हैं, अमीर सुबहानी ये सब मुख्य सचिव हैं तो वो लोग का नाम है, मगर और भी अधिकारी हैं, तो क्या उन लोगों का नज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उन लोगों पर रहता है या नहीं रहता है? ये बड़ी बात है नीतीश कुमार के, क्योंकि 1-2 करोड़ का मामला नहीं है, 1710 करोड़ का वह पुल बन रहा है और इसमें कितना घपला हुआ होगा, कितना परसेंटेज गया होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। उन्हें बिल्कुल सत्य बात कहा है। आपको क्या लगता है कितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर हैं, इतना बड़ा बजट का पुल बन रहा था और वो ढरमरा के गिर जाए तो क्या नीतीश कुमार जी को ये बात संज्ञान में नहीं आई होगी? लेकिन हमने क्या कहा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सारे ऑफिसर नीतीश कुमार के चट्टे बट्टे ही हैं, उनके करप्शन में उनका साथ दे रहे हैं, उन्हीं के हाथ पैर हैं, तो उनको डर किस बात का है? अगर कोई ढंग से हाई कोर्ट के जज के अंतर्गत अगर ये न्यायिक जांच हो तो फिर ये दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आएगा। तो ये तो हमने क्या कहा कि नीतीश सरकार का एक ही मंतव्य है कि बिहार और बिहारियों का नाश कर दीजिए, सर्वनाश कर दीजिए। अभी एक जो आज तो मजदूर दिवस है, इसको लेकर क्या आप, जैसे कि बिहार के मजदूर जो पलायन करते हैं, आपकी पार्टी की क्या ये है कि भाई कैसे रोजगार दीजिएगा? चिराग जी तो लगातार नीतीश कुमार पर आलोचनात्मक रहे ही हैं मुद्दों को लेकर और तमाम बातों को लेकर, तो आप लोगों के पास क्या योजना है कि
कुछ करें बिहार में, इसको लेकर? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का विजनरी डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें कि इस बात का बिल्कुल वृहत रूप से जिक्र किया गया है। नीतीश कुमार जी जो सपना दिखा के लाए थे कि मैं कोई भी मजदूर भाई को बाहर नहीं जाने दूंगा, बिहार में ही रोजगार दूंगा, वो सपना तो पूरा नहीं कर पाए। आपने ये सवाल पूछा कि हम क्या करेंगे। जो मजदूर भाई बाहर जाके पंजाब में खेती में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, क्या ये यहाँ नहीं हो सकता है? अगर सरकार की मनसा हो तो यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। 17 साल में आपने 4-5 फ्लाईओवर बनवा दिया, 4-5 बिल्डिंग बनवा दिया, यही का ग्रोथ का पैमाना है। क्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती है? यहाँ पे भाई काम नहीं कर सकते, लोग काम नहीं कर सकते हैं? मनरेगा की बात कर लीजिए, मनरेगा में कितनी धांधली हो रही है। जो राष्ट्रीय सरकार ने, जो केंद्र की सरकार जो चीज़ें लेके आई, उसमें बिहार राज्य में धोखाधड़ी और घोटाला हो रहा है। तो हमारे पास बिल्कुल कॉन्क्रीट एक फुल प्रूफ प्लान है, जिसमें कि जो भी मजदूर बाहर जा रहा है, जो 10,000-20,000 की नौकरी करता है, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्लान है। लेकिन एक बार जनता हमें मौका दे, एक बार हम सरकार में आए, तो हम ये बात को क्रियान्वित करेंगे। अभी एक दो बातें और चल रही है बिहार में, प्रशांत किशोर को लेकर जो बातें हुई कांग्रेस में और भी तमाम जगहों पर, वो तमाम पार्टियों को एक कर रहे हैं, छोटी छोटी पार्टियां हो या बड़ी बड़ी, मतलब बीजेपी के खिलाफ के लिए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या आपकी पार्टी उनके साथ कभी आएगी, प्रशांत किशोर और ऐसे जो तमाम लोग उनके काम करते रहते हैं उसके तहत? कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड है। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे कंज्यूमर का बोलबाला है। प्रशांत किशोर जी जो रणनीतिकार हैं, उनके सर्विसेज को खरीदने वाले पार्टियां हैं, और मुझे लगता है कि उनको, क्योंकि बिहार के रहने वाले हैं, तो उनको बिहार के जो डायनेमिक्स है, जो डेमोग्राफी है, उनके बारे में उनको आइडिया है। तो जो भी पार्टी नीतीश कुमार जी हों या कोई अन्य भी पार्टी जो उनकी सर्विस लेना चाहती हैं, तो वो अपना, उनका निजी व्यक्तिगत राय है। जहाँ तक बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है, तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि हमें उनकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे चिराग पासवान जी जो 1.5 साल से जो हम हर पंचायत, हर प्रखंड में पहुंच रहे हैं, वहाँ पे जन जन लोगों से संवाद कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ हमें आइडिया हो गया है कि बिहार चाहता क्या है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। हाँ, फिर भी अगर भविष्य में प्रशांत किशोर जी की सेवा की जरूरत होगी, तो इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अभी एक बात और चल रही है, नीतीश कुमार के साथ तमाम नेताओं का संबंध तो अच्छा ही रहता था। चिराग पासवान का जो पिछला 2 इफ्तार पार्टी में जो रहा, तेजस्वी के घर पर और एक जो नीतीश जी दिए इफ्तार पार्टी, उसमें वो पैर भी छूते हुए और नीतीश कुमार भी मिलते हुए नजर आए। तो इसको कैसे देखते हैं? जैसे भविष्य में तो संबंध मधुर हो सकते हैं ना, नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान, हृदय परिवर्तन करे चिराग पासवान का। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा खिलाफ बोला करते थे कि हम नीतीश कुमार को उखाड़ देंगे, कबाड़ देंगे, जब तक हम वहाँ से नहीं हटा लेंगे तब तक हम अनशन से नहीं हटेंगे। पता चला कि विधानसभा के बाद समझ में आ गया कि धरातलीय सच्चाई क्या है। क्या चिराग पासवान में भी ऐसा हो सकता है, चुनाव हारते हारते अब थक जाए, नीतीश कुमार को अपना लें? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वो मौका परस्त निकले। जब उनको लग गया कि उनका समूल नष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने जाके उनका पैर पकड़ लिया नीतीश कुमार जी का। हमारे यहाँ ये ऐसा केस नहीं है। जहाँ तक इफ्तार पार्टी में पैर छूने की बात हुई, तो एक ये भारतीय और बिहारी संस्कार ये तो संस्कार जी सभ्यता में आता है। आपने देखा होगा कि मांझी जी की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जी ने खुद बुलाया, तो उन्होंने भी अपने संस्कार का परिचय दिया। जहाँ तक बात हृदय परिवर्तन का है, बार बार हमारे अध्यक्ष जी कहते रहते हैं कि हमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति से, नीतीश कुमार जी हों या कोई और भी हो, हमें उनसे द्वेष नहीं है। लेकिन आपके द्वारा, रविकांत भाई, आपके द्वारा बनाया हुआ जो नीति जो है, वो अगर बिहार और बिहारियों के लिए घातक साबित हो रही है, तो एक समर्थ और एक सार्थक विपक्ष का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी? हम उस चीज़ को रोकेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे। अगर नीतीश कुमार जी बढ़िया नीति लेके आए, कैसा नीति? जैसे कि शराबबंदी की बात कर लें। जब शराबबंदी आई थी, आप तो समर्थन करते हैं सर। सुन लीजिए, जब शराबबंदी की बात आई थी तो हमने उनका समर्थन किया था, पर शराबबंदी के तरीकों का समर्थन बाद में हमने नहीं किया। देखिए, ठीक है, नीतीश कुमार का आलोचना इस पे खूब होते रहता है, मगर एक बात और है कि लोगों में भी तो ये जागरूकता होनी चाहिए कि शराबबंदी कैसा है, नहीं है। ये लोगों, थोड़ा सा समाज में, व्यक्ति में भी तो ये जागरूकता होनी चाहिए। तमाम बातें नीतीश कुमार पे ब्लेम डाल दीजिएगा, पूरा चीज़ नीतीश कुमार खराब किए, तो आदमी उसे समझता है कि भाई ये सारी खामियां सरकार में ही रहती है क्या? देखिए, सरकार को हम लोग इसलिए आड़े हाथों लेते हैं कि सरकार के पास यंत्र है, तंत्र है, अफसर हैं, लोग हैं
जो कि उनके नियम कानून को लागू करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी पे हमें 100% ब्लेम नहीं करना चाहिए, उन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जनता का भी ये नैतिक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि वो शराब को ना छुएं। लेकिन जो जनता 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी, जो जनता पता नहीं सदियों से शराब पी रही है, आप चाहते हैं कि 1-2 साल में जनता शराब छोड़ देगी? आप यहाँ का साक्षरता जो लिटरेसी रेट है, पढ़ाई लिखाई भी इस मामले में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। 60 से 65% साक्षरता है और बाकी के जो 35% जो लोग हैं अभी भी निरक्षर हैं। उस केस में आप क्या करेंगे? जिनको ये नहीं मालूम है कि शराब कितना घातक हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, शराब पीने का मतलब होता है कि आदमी जो है अपने वास्तविक जीवन से, जो कि गरीबी के नीचे है, जो कि बहुत बुरे कंडीशन में जी रहा है, अब जाके गांव में हाल देख लें, ना किसी के पास रोजगार है, स्वास्थ्य भी ऐसे ही बुरा है, ना पढ़ाई लिखाई की सुविधा है बच्चों के पास, वो अपने वास्तविकता के जीवन से आंख मूंदना चाहता है। तो इस नियम को लागू करने के लिए पहले आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए था, आपको डी एडिक्शन सेंटर चलाना चाहिए था, और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से इस चीज़ को बंद करना चाहिए था, ना कि अचानक एक दिन आपको सपना आया और आपने धड़ से बंद कर फरमान सुना दिया। ये जो बारबेरियन, जो ये ड्रैकोनियन जिसको लॉ कहते हैं ना, जिसको तालिबानी नियम कहते हैं, उसने लोगों का जान ले लिया है। और अगर मतलब हिटलर शाही कर रहे हैं, जी कह लीजिए आप, अगर मान लीजिए इतने लोग मर गए हैं, 3-3.5 लाख लोग प्रभावित हैं, 1.5 लाख लोग अभी भी जेल में बंद है, उनका क्या कसूर सर? कल आप शराबबंदी कानून को वापस ले तो जो लोग मर गए उनका क्या, उनके परिवार का क्या? तो आप नेता हैं, आपके पास पावर है। स्पाइडरमैन फिल्म में कहा जाता है, विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। शक्ति के साथ आपको आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आप ये नहीं कि अचानक से कोई चीज लागू कर दीजिए। तो नीतीश कुमार वहां गलत हैं और हम उस गलत चीज का विरोध कर रहे हैं। अभी एक चीज ये चल रहा है लाउड स्पीकर जी बैन को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? मस्जिदों पर से उतारा जाए, बगल में ही स्टेट है उत्तर प्रदेश, आपकी पार्टी इसको लेकर अलग बातें कर रही है कि लाउड स्पीकर, जबकि तेजस्वी का एक ट्वीट देखे कि उसमें कह रहे हैं कि भगवान के पास हो या खुदा के पास हो, यानी कि मंदिर और मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है कि इसके ऊपर जो लाउड स्पीकर है वो हटाए जाए। ऐसे मुख्य रूप से टारगेटेड तो मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर जो अजान होता है, इसको लेकर कई बार अलग अलग कैंपेनिंग भी चल चुकी है। तो इसको लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, धर्म एक व्यक्तिगत राय होता है और हमारा भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है कि हम कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो धर्म व्यक्तिगत होता है। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने निजी जीवन में उसका धर्म, उसका पालन करें, उसको धारण करें। ये नहीं कि अपना जो धर्म है वो किसी और पे थोपे। जहाँ तक अपने बात अजान की है कि अब मान लीजिए कि 4 बार 5 बार लाउड स्पीकर से किसी आम जनता को, अगल बगल कोई बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बूढ़े हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, उसको परेशानी हो सकती है। जानवरों के बारे में कोई बात नहीं करता है। आप अजान की बात कर ले, कुत्ते डर के, या कोई भी लाउड स्पीकर की बात कर ले, कुत्ते डर के घुस जाते हैं अपने सोफा के नीचे या बेड के नीचे। तो अगर अगल बगल रहने वाले को मेरे धर्म के कारण अगर उनको परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो धर्म जो आपका है वो सार्थक नहीं होगा। पर चिराग पासवान जी ने कहा इस पर कि ये मुद्दा भटकाने के लिए ये सब मुद्दा लाया गया है, इस पर उन्होंने क्लियर नहीं किया। नहीं, देखिए, अगर आप क्लियर कर रहे हैं इसीलिए नहीं, हम क्लियर इस बात कह रहे हैं कि अगर आप परेशानी हो रही है, अगर आपको परेशानी हो रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बॉस आप महंगाई को भूल जाइए, आप बेरोजगारी को भूल जाइए, आप स्वास्थ्य को भूल जाइए, पढ़ाई लिखाई को भूल जाइए, नहीं। लेकिन अगर मेरे किसी आचरण से अगर आपको परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो दोबारा सोचने की बात होगी। इस पर तो अब मेन मीडिया जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम प्रश्न भी अब उससे नहीं खड़े होते हैं। खैर, ये मैं मीडिया का एक छोटा प्रारूप के रूप में ये चलाता हूँ, तो ये बातें हैं। मगर एक सवाल और आ रही है कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो आपकी पार्टी का ये है, जैसे बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, महंगाई बढ़ रही है, और ये डायरेक्ट आलोचना नहीं करते हैं चिराग पासवान वहाँ से। अभी भी उनको संभावनाएं हैं कि जो हम एमपी बने हैं शायद वहाँ से बनेंगे बीजेपी से या कोई और सेटलमेंट। उनको ये भरोसा पूरा है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर जाएंगे 2024 के पहले। अगर वह छोड़कर नहीं गए तब तो वो आरजेडी के साथ जाएंगे, ये भी बातें हैं। मगर जो मेन बातें हैं, आप लोग मोदी का तारीफ क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल कई बार किया है। बुराई क्यों नहीं करते हैं, विरोध? नहीं, ऐसा नहीं है रविकांत भाई। मोदी जी की जो नीति है, अगर वो राष्ट्र के हित में नहीं है, आप ये बार बार समझिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्यों मोदी जी का तारीफ करते हैं। आप उनका पारिवारिक जो व्यक्तिगत जो कारण है वो तो जानते ही हैं। दूसरा ये है कि आज के समय में उनसे बेहतर नेता राष्ट्र को लीड करने के लिए कोई है तो बताएं आप। लेकिन अगर हमने क्या कहा कि पेट्रोल मान लीजिए 116 रुपये पहुँच गया है। अच्छा, सपोज डेट मैं रोकना चाहूँगा विनीत जी, अगर
वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कांग्रेस से अलायंस है, तो वहाँ पर तो वो फंस जाएंगे कि हम तो भाई मोदी का विरोध कैसे करेंगे। तो वहाँ पर तो इनको पूरा मैनिफेस्टो चेंज करना पड़ेगा, अपना मेंटल पूरा सेटअप दिमाग का, पार्टी का, कि नहीं अब हम मोदी का भाई। देखिए ये तो एक एजम्पशन है कि जब चुनाव लड़ेंगे तो मोदी की तारीफ करते हुए कैसे ये विपक्ष में लड़ेंगे? नहीं, सुन तो लीजिए, ये एजम्पशन है कि हम लोग चले जाएंगे राजद में या महागठबंधन में। आपने ही सवाल किया, अभी इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है, ना कोई चुनाव है और ना हमारा कोई अभी मंतव्य है कि हम किसके साथ जाएंगे। अभी फिलहाल एक ही हमारा मंतव्य जो है, एक ही हमारा भविष्य के लिए, रणनीति के लिए मैं पूछूं। नहीं तो रणनीति बस यही है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। मतलब मोदी जी का तारीफ करेंगे, मोदी जी का चापलूसी करेंगे, अभी कैसे करेंगे? हमने कहा ही नहीं मोदी जी की चापलूसी हम क्यों करें। अगर हम जनता की बात रखते हैं, जनता के हम बातों को जहाँ जहाँ राइट प्लेटफॉर्म में वहाँ उठाते हैं, जनता के सुख दुख में हम पहुँचते हैं उनके साथ में, और जनता अपना आशीर्वाद हमको अपने वोट के रूप में देती है, तो हमें न किसी के लल्लो चप्पो करने की जरूरत है, न किसी की चापलूसी करने की जरूरत है। मोदी जी अभी फिलहाल राष्ट्र के सबसे बेहतर नेता हैं, इसलिए, और बुराई उनके नीति का जो थोड़ा महंगाई बढ़ रहा है उनको सोचना चाहिए, जो बेरोजगारी का जो आलम है ये सोचना चाहिए, पर साथ में कि ये भी पृष्ठभूमि है कि कोरोना 2 साल में उन्होंने 81 करोड़ लोगों को फ्री में खाना अन्न बांटा गया, या दवाइयाँ जो हैं वो फ्री में आई हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके भी सोचना चाहिए। तो ऐसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मोदी जी की आप लोग आलोचना नहीं करते हैं। जहाँ पे नीति गलत होगी, जहाँ पे हमारा राष्ट्र अगर सफ़र करेगा, जहाँ पे हमारा राज्य सफ़र करेगा, वहाँ पे हम आलोचना करने में बिल्कुल कतई देर नहीं करेंगे। चलिए, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, और भी तमाम सियासत से जुड़ी हुई बातें मैं लाता रहूँगा और सुनाता रहूँगा। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनीत जी, जो लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और मेरा नाम हुआ रविकांत। और भी तमाम मुद्दों और बातों को लेकर मैं आते ही रहता हूँ और आते ही रहूँगा। मगर जो एक महत्वपूर्ण बातें थी बिहार की, वो पुल का बातें, वो भागलपुर सुल्तानगंज का जो नवाडी जो गंगा ब्रिज के ऊपर बन रहा है, 1710 करोड़ का है। ऐसे ऐसे कई पुल और कई सड़क जो इधर उधर हो रहे हैं, इसको लेकर जो एक विपक्ष का मुखर रूप से होना चाहिए, आरजेडी वहाँ पर वैसा नहीं कर पाती है। और जिस तरह से इफ्तार पार्टी में मिले हैं, भविष्य में उधर भी मिल जाए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और आपने बिल्कुल सही कहा कि आरजेडी से दोस्ती का संभावना नहीं, अभी वो संभावना की हम लोग बात ना करें। मतलब उसको आप लोग अथी नहीं करना चाहते हैं कि आरजेडी को नाराज नहीं करना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आरजेडी विपक्ष की प्रमुख पार्टी है, उसको इन सब जो घोटाले हो रहे हैं, जो ये सब चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, उसके विपक्ष में बिल्कुल मुखर होकर बोलना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम है कारण क्या है, पर हाँ, अगर सही मामले में अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभाता है तो हम लोग निभाते हैं। इस बात पे आप भी मेरी बात से अग्री करेंगे, सहमत होंगे कि कहीं भी हो, किसी भी परेशानी में जनता रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर पहुंचते हैं, हम लोग सब पहुंचते हैं। साल भर 1.5 साल से, जब से हमारे संस्थापक दिवंगत हुए हैं, तब से हम चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब विपक्ष की पार्टियों की क्या मजबूरियाँ हैं, इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जनता जो है वो ये तो मानते हैं कि वो कम थोड़ा, मैंने बिल्कुल कहा है कि जिस हिसाब से विपक्ष को मुखर होना चाहिए था वो ऐसा नहीं हो पा रहे हैं, और जिसके कारण देखिए, लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमजोर हो जाता है ना, तो जो शासक वर्ग होता है वो निरंकुश हो जाता है। बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम लोग जब तक हैं तब तक नीतीश कुमार जी को हम लोग चैन से नहीं रहने देंगे, जब तक कि उनकी नीतियाँ बिल्कुल सीधी ना हो जाए, या मिनिस्टर 4-5 को वहाँ बना दे नीतीश जी तक। किसको बना दें? एलजेपी के नेता को, इनको 50 वो सीट दे दें चिराग जी को, तो भाई वो अपने आप नीति बदल जाएगी। नीति बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। फिर नीति बिहार और बिहारियों के लिए होगी, तब तो बिहारियों को कोई परेशानी नहीं होगी। स्वार्थ पूरा करने के लिए राजनीति करते हैं कौन? चिराग पासवान। अगर मिनिस्टर 4-5 को बना लिए थे, हमने क्या किया? स्वार्थ बिहारियों का। अगर जिस बिहारी का जिस बात में बिहारी का स्वार्थ निहित हो, हम उनकी बात करते हैं, उसके लिए राजनीति करते हैं। चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।